नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। एक तरफ लाल सागर में हूती ने कार्गो शिप पर अटैक किया, बाब अल मंडेब में कार्गो शिप को निशाना बनाया। 6 लोगों की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 4 क्रू मेंबर और 2 यमनी रेस्क्यू कर्मी इसमें मारे गए। यानी अब समुद्री रास्ते भी जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। और इसी बीच दूसरी तरफ हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर मिसाइल दागने का दावा किया है। लाल सागर और हॉर्मुज के समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गया, इसका असर दुनिया की सप्लाई चेन, तेल और ग्लोबल शिपिंग पर पड़ने का खतरा है। लेकिन समंदर के बाद अब सियासत का समंदर भी उफान पर है। दिल्ली में संसद में अमित शाह बनाम राहुल गांधी का सीधा टकराव दिखाई दे रहा है। मुद्दा है छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष सदन चलने दे, चर्चा करें, लेकिन राहुल गांधी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। यानी संसद के अंदर बयानबाजी से लेकर सड़क के आंदोलन तक छात्र मुद्दे पर सियासी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के एनकाउंटर पर दिए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रामगोपाल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था और एनकाउंटर मॉड्यूल पर गंभीर सवालिया निशान लगाए। फर्जी एनकाउंटर में गोली मारने के आरोप से लेकर पैरों में गोली मारकर अपाहिज करने तक के दावे किए हैं। यानी एक बार फिर एनकाउंटर बनाम कानून के राज की बहस सियासी अखाड़े में पहुंच गई है। समंदर में मिसाइलें, संसद में सियासी जुमले, यूपी में एनकाउंटर पर बेबुनियादी बातें। बात करेंगे अब विस्तार से। और आपको बताती हूँ पहली खबर के बारे में। लाल सागर में एक बार फिर से बारूदी खेल देखने को मिल रहा है। बाब अल मंडेब में कार्गो शिप पर घातक हमला किया गया है। जहाज पर हमले के बाद भीषण आग लगी है और 6 लोगों की जान चली गई है। यमन सरकार ने हूतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बाब अल मंडेब में समुद्री खतरा बढ़ गया है और ग्लोबल शिपिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है। लाल सागर में जो बारूद बरसा है, बाब अल मंडेब में एक कार्गो शिप को निशाना बनाने के बाद समुद्र में तबाही मच गई है और दुनिया की चिंता भी बढ़ गई है। जहाज पर हमला हुआ, देखते ही देखते भीषण आग भड़क उठी और अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। यमन सरकार ने इस हमले के लिए सीधे हूतियों को जिम्मेदार ठहराया। यानी बाब अल मंडेब की वो रणनीतिक जलधारा जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री कारोबार गुजरता है, एक बार फिर बारूदी खतरे के घेरे में है। एक तरफ जहाजों पर हमले, दूसरी तरफ समुद्री रास्तों पर बढ़ता खौफ और अब मौत की खबर ने ग्लोबल शिपिंग के लिए खतरे की घंटी बजाती है। लाल सागर में बढ़ता तनाव सिर्फ यमन या मिडिल ईस्ट का संकट नहीं, इसका सीधा असर दुनिया के व्यापार, तेल की सप्लाई, समुद्री कारोबार पर भी पड़ सकता है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं, सवाल है कि क्या बाब अल मंडेब अब ग्लोबल शिपिंग का नया बारूदी गेटवे बनते जा रहा है। और बाब अल मंडेब के बाद अब हॉर्मुज से जुड़ी हुई खबर, जहां हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईरान की ओर से बढ़ रहे जहाज पर अमेरिका की कार्रवाई देखने को मिली। ईरान जा रहे जहाज को रोकने की चेतावनी दी गई। अमेरिकी चेतावनी के बाद भी मालवाहक जहाज नहीं रुका और जहाज को रोकने के लिए यूएस ने सीधे 2 मिसाइल दाग दी है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद हॉर्मुज में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया है जिसने ईरान के साथ तनाव को एक बार फिर से हवा दे दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार ईरान की तरफ जा रहे एक मालवाहक जहाज को रोकने की कोशिश की गई। अमेरिका का दावा है कि जहाज को बाकायदा चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बड़ा एक्शन लिया, मिसाइलें दागी और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज पर अमेरिका की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जहाज को रोकने की कार्रवाई है या अमेरिका अब ईरान को सीधा और सख्त संदेश दे रहा है। हमारे साथ मोनिका जुड़ गई हैं। मोनिका, अगर हम देखें हॉर्मुज तो अमेरिका वहां पर बारूदी ढेर बना करके बैठा हुआ है। अगर हम देखें बाब अल मंडेब तो हूतियों ने वहां पर लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। दोनों ही व्यापारिक स्ट्रेट है और इन पर ये बड़े हमले दुनिया भर के व्यापार को ऊपर नीचे कर देंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, यही विडंबना देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो हम देख ही रहे थे कि इस तरीके से तनाव की स्थिति बरकरार है। जाहिर है इसका सीधा इंपैक्ट ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है और शेयर बाजार की स्थिति तो पूछिए मत। इन सब के बीच बाब अल मंडेब को लेकर भी जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। हूती लगातार वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो वहां पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, ये चिंता को बढ़ाने वाली बात है। इन सब के बीच देखिए हूतियों ने इसके साथ साथ एक तीर से 2 निशाने अगर हम कहें दाग दिए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जो मक्का डील है, जब
वो हुई तो उसके बाद हूतियों की तरफ से साफ तौर पर एक रिएक्शन आ गया था। उन्होंने कहा कि अब अगर इसमें कुछ भी हम देखेंगे, अगर कुछ भी ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर एक रिटालिएशन होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब की डील थी, पैक्ट था, पहले से हम सभी जानते हैं। उसमें जिस तरीके से तुर्की ने अपनी एंट्री मारी और वो मक्का डील, और उसके बाद कहा जाने लगा कि इस गठबंधन में अब इजिप्ट की भी एंट्री होगी, मिस्र की भी एंट्री होगी। इसी खबर के बाद ये लगातार हूतियों की तरफ से कहा जा रहा था कि अब जो भी इस गठबंधन से जुड़ेगा उसके लिए नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और यही जो ताजा अटैक हूतियों की तरफ से किया गया, इस बात की तस्दीक भी करता है, जहां पर उन्होंने निशाना बनाया इस जहाज को, मिस्र का जहाज बताया जा रहा है। खुद यमन सरकार ने पुष्टि इसकी बाकायदा की है और 3 पाकिस्तानी नागरिक भी इसमें मारे गए। तो संदेश ये पाकिस्तान की सरकार के लिए भी साफ तौर पर दे दिया गया है, मिस्र के लिए भी हूतियों की तरफ से दे दिया गया है कि ये जो पैक्ट बनाया जा रहा है, इस पैक्ट के अगर और ज्यादा इसमें ये कोशिश करेंगे कि इसमें मेंबर्स जुड़े तो ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होगा और लगातार हूतियों का जो हुड़दंग है, आतंक है, वो बरकरार रहेगा। और एक्सपर्ट भी मोनिका कहते हैं कि बाब अल मंडेब में हूती बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिक सकते। उन्होंने पहले भी जब इजराइल के साथ गतिरोध चल रहा था तब भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तब भी उन्हें हटा दिया गया था। इस बार भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यानी ये जो पूरा विवाद गरमाया हुआ है वो एक लंबे वक्त के लिए हॉर्मुज की तरह बाब अल मंडेब में देखने को नहीं मिलेगा। देखना होगा मीनाक्षी अभी क्या स्थिति नजर आती है, क्योंकि फिलहाल तो ये बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। बाब अल मंडेब का जिक्र कर ले या फिर हम हॉर्मुज को लेकर भी अगर हम बात कर ले, दोनों ही जगह स्थिति जो है वो काफी खराब नजर आ रही है। हूती किस तरह से कंट्रोल में आते हैं, जाहिर है ईरान के प्रॉक्सी हैं। दूसरी तरफ अगर हम हॉर्मुज की भी बात करते हैं तो वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान जिस तरीके से टैंकर्स पर अटैक कर रहा था और अमेरिका लगातार ये ईरान को धमका रहा था कि ईरान ऐसा ना करे, इससे स्थिति और ज्यादा खराब होगी। अब रिसेंट में अमेरिका ने भी क्या किया, अमेरिका ने भी जो है यही कार्रवाई की है, ये दिखाने के लिए कि नियंत्रण हमारा बरकरार है। अब कहीं ना कहीं ये एक जो है अगर हम देखें एक होड़ सी मच गई है कि ज्यादा वर्चस्व किसका बड़ा है, हॉर्मुज में किसका कब्जा है। बाब अल मंडेब के माध्यम से ईरान से लेकर के हूती तक यही संदेश देना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा शक्तिवान है। बहुत धन्यवाद मोनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के गतिरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष सदन चलने दे, हम हर सवाल का जवाब देंगे, चर्चा से भाग नहीं रही है सरकार। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार भी तैयार है, सदन में बहस हो, हंगामा ना हो, गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद ही नदारद है। अब ऐसे में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके चर्चा की मांग भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रख दी है। अभी तक विपक्ष हल्ला कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जितना आप उचित समझे उतना समय तय कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। वहीं आपको बताएं कि अमित शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला देखने को मिला। छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, राहुल पूछ रहे हैं। पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, शायद जिम्मेदार है तो इस्तीफा दे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमित शाह को सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इसी तरीके के बयानों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी बार बार घिर जाते हैं कि कल तक सदन नहीं चलने दिया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य पेश करे, अपनी बात रखें, और अब कह रहे हैं कि हमें अमित शाह को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दो तरीके के बयान देकर के राहुल गांधी सिर्फ सदन न चलने की कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं।
कि कोई बच्चा ना आ जाए, तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग कर दी है। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर के चर्चा की मांग की गई है। उन्होंने विपक्ष को लेकर के कहा है कि जितना आप उचित समझे समय तय कर ले, तय समय पर मौजूद रह करके जवाब दूंगा। लोकतंत्र में चर्चा ही समाधान है। और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं, श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं, प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी, प्रतिभा ठाकुर क्यों खड़ी, तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें, तो इससे नहीं पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पे आप सरकार के द्वारा विचार करने के, प्रस्तुत करने के बाद आग्रह के बावजूद भी आप उसमें चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, केवल चर्चा में भाग नहीं ले चाहते, कुछ कहना चाहते। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं, आप लोग शांति से बैठे हो, आप लोग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, विपक्ष एक तरफ मांग कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें उन्हें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो न केवल संसद का वक्त इन्होंने वेस्ट किया है, बल्कि देश का वक्त भी वेस्ट किया। इसके साथ साथ जो सदन में बहुत महत्वपूर्ण बिल थे उन्हें भी पटल पर पेश नहीं होने दिया। क्या और बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए विपक्ष की मांग तो बस एक बहाना था, उन्हें केवल हंगामा दिखाना था। देखिए यही तस्वीरें जो हैं वो लोकसभा से नजर आई हैं। आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा कि वो 3 बजे बात करने के लिए तैयार हैं, वो जब समय लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिया जाएगा तब वो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, ऐसे में सदन नहीं चल पाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी उनसे बात की है, हमने ये कहा है कि अपनी सारी बातों को रखने के लिए तैयार हैं। 20 जुलाई को जो छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज खुद उन्होंने ओम बिरला यानी लोकसभा के स्पीकर को पत्र भी लिखा है और अवगत भी कराया कि जब भी समय दिया जाए मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह बयान कि मुझे अमित शाह की कोई बातों को सुनने का दिलचस्पी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 20 दिन से कहां थे अमित शाह। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं इस दौरान आज पूरे दिन भी संसद जो है स्थगित रहा। अभी फिर से संसद शुरू हुआ है और ये माना जा रहा है कि अमित शाह सदन में आ सकते हैं। लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और सीधा सवाल है कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और खुद राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अमित शाह के भाषण में। रांची जाकर के छात्रों से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर के इस्तीफा सबका होना चाहिए। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर यूपी से जुड़ी हुई है। एनकाउंटर पर रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए हैं। योगी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि यूपी में सरकार जैसा कोई सिस्टम नहीं है। फर्जी एनकाउंटर में लोगों को गोली मारी जाती है, अपाहिज करने के लिए पैरों में गोली मारती है पुलिस। अतीक अहमद के बेटे का रोड एक्सीडेंट पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। अतीक अहमद की हत्या सिस्टम का फेलियर है, उनकी तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। रामगोपाल यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, बल्कि अधिकारियों की गुंडागर्दी का सिस्टम चलाया जा रहा है। रामगोपाल यादव ने फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलिस जानबूझ करके लोगों के पैरों में गोलियां मार रही है, जिससे वो ताउम्र के लिए अपाहिज हो जाए। इसके साथ ही अतीक अहमद हत्याकांड का हवाला देते हुए उन्होंने इसे सीधे तौर पर सरकारी और प्रशासनिक तंत्र की पूरी तरह से विफलता करार दिया। एनकाउंटर पर रामगोपाल यादव के सवाल हैं कि बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। कहा कि ये वही लोग हैं जो आतंकियों के लिए भी आंसू बहाते हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा कांग्रेस के गुंडाराज पर हमला बोला था।
उन्होंने कहा था बीमारी भी खत्म की और गुंडा राज भी। अब रामगोपाल यादव ने अतीक अहमद की हत्या और उनके बेटे के रोड एक्सीडेंट पर सवाल उठा करके सरकार को घेरा है। तो सवाल सीधा है कि एनकाउंटर पर सवाल या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी हमला, ये जायज है? चंदा चोरी तो है ही, आस्था का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में तो वहाँ तो कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सरकार की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। किसी के गोली मार, हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, फर्जी इनकाउंटर करके पैर में गोली मारते हैं यहाँ, जिससे वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाए। ऐसा कभी जो है इतना निर्ममता, निर्दयी कोई शासन नहीं हो सकता है। लोगों का रोज आता है, मान लिया हमारे परिवार का कोई आदमी बदमाश हो गया तो सारा परिवार तो है नहीं, सब उनका घर उड़ा दिया, सारी चीज़ें हैं। देखिए अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार जुड़ गए हैं। अनुज, इस पूरे मामले पर हमने सुन लिया कि रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा दंगाइयों से प्रेम क्यों करते हैं? अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसे सजा देना गुनाह कब से हो गया? और देखिए प्रोफेसर जो रामगोपाल यादव हैं हमेशा विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी जिस तरह से बयान दिया, कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको ये साफ तौर पर कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट करवाया गया। हालांकि इंडिया डेली 24/7 लगातार एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है जिसमें कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, और कैसे जो अबान अहमद जो था वो कैसे गाड़ी चला रहा था और झांसी जेल में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, तो कैसे गाड़ी जाके डिवाइडर से टकराई और कैसे उसके जो गाड़ी जो परखच्चे जो है पूरे चकनाचूर हुए, उसकी डेथ हुई और 2 लोग की और मौत हो गई। तो ये वीडियो भी दर्शाता है कि कोई एक्सीडेंट करवाया नहीं गया, बल्कि ये खुद ही अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी, क्योंकि वहां पे एक जानवर आ रहा था। अब इस तरह के बयान देने के बाद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो राकेश त्रिपाठी, इनका साफ तौर पर कहना है कि साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ था। बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।